एसी जनरेटर, एसी डायनेमो, अल्टरनेटर, ये सब एक ही बात है। ये क्या काम करते हैं? ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो अल्टरनेटर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या है? जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टिंग रोड या कंडक्टिंग कोयल को मोशन दिया जाता है तो उस कंडक्टिंग रोड या उस कंडक्टिंग कोयल के अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक कोयल है, उस कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में हम घुमाएंगे। अगर आप कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हो तो कोयल का जो एरिया है वो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जो मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, उसके साथ में वो अलग अलग एंगल बनाएगा। मतलब कि एरिया का ओरिएंटेशन चेंज होगा। और आपको ध्यान है कि फ्लक्स को चेंज करने का एक तरीका होता है एरिया का ओरिएंटेशन चेंज कर देना। तो हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में एरिया का जो ओरिएंटेशन चेंज करने से फ्लक्स में किस तरीके से चेंज होता है, ये बात हमने बताई थी कि हम ये डिस्कशन सबसे लास्ट टॉपिक में करने वाले हैं। तो आज वो डिस्कशन यहाँ पर होने जा रहा है। आप यहाँ पर सबसे ऊपर देख सकते हैं कि हमने जो कोयल ले रखी है, इस कोयल का साइड व्यू से ये कोयल कैसी दिखाई देती है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से घुमा रखा है। और उसके बाद में हमने नीचे एक फिगर आपको बता रखी है, और ये फिगर सेम जो सिस्टम है उसकी टॉप व्यू से ली हुई फिगर बता रखी है कि जो कोयल है वो किस तरह से और घूम रही होती है, रोटेट कर रही होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बच्चों, हमारे पास में ये कोयल है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाने वाले हैं, घुमाने वाले हैं। हमने ये जो कोयल है ना, इस कोयल का यहाँ पर साइड व्यू बता रखा है। जब आप इस कोयल को यहाँ से टॉप से देखोगे ना तो आपको टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ये जो कोयल है ना, ये सिंगल कोयल हो सकती है। ये कोयल बहुत सारी कोयल्स भी हो सकती है, मतलब एक के ऊपर एक लिपटी हुई कोयल। जैसे कि मैं एक कोर मटेरियल ले लेता हूँ और इस कोर मटेरियल के ऊपर, ये कोर मटेरियल फॉर एग्जांपल मैंने सॉफ्ट आयरन पीस ले लिया, तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, बहुत बार मैंने कंडक्टिंग वायर के टर्न्स ले लिए, ठीक है ना। और सपोज ये जो टर्न्स है ना, नंबर ऑफ टर्न्स मैंने कैपिटल N, इतने नंबर ऑफ टर्न्स मैंने ले लिए, ठीक है। और जब मैं इसको रोटेट करूंगा किसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करूंगा तो कुछ ऐसी स्थिति होगी। अच्छा, अब देखो, हमने बात करी थी कि फ्लक्स में जो चेंज आता है वो ओरिएंटेशन, मतलब कि लूप के ओरिएंटेशन में, लूप के एरिया के ओरिएंटेशन में चेंज आने की वजह से भी आ सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू चेंज द फ्लक्स। फ्लक्स होता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ कोयल एरिया, ठीक है। अब देखो यहां पर जो कोयल है ना, कोयल का जो एरिया है वो एरिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल बना रहा होता है। टॉप व्यू से आप देखो, यहां पर भी आपको दिखाई देगा कि जो ये कोयल का एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ में थीटा एंगल बना रहा होता है। अच्छा, अब ये जो कोयल है ना, वो कोयल का जो एरिया की डायरेक्शन थी, सपोज पहले वही डायरेक्शन थी जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये कोयल के एरिया की डायरेक्शन, ये कोयल के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये जो एरिया की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे हो गई। कितने समय में हुई, टी समय में हुई, टी टाइम लगा, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हमने सिलेंड्रिकल परमानेंट मैग्नेट लगा रखे हैं। यहाँ पर मैंने ये सिलेंड्रिकल परमानेंट मैग्नेट आपको दिखा नहीं रखे हैं, पर लगा यहाँ पे भी रखे हुए हैं। तो जब जो एरिया है वो टर्न कर रहा होता है, मतलब कोयल जब टर्न कर रही होती है, तब ये स्थिति आती है। जब ये स्थिति आएगी तो थीटा एंगल बनाती है अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ में। अब ये होगा कि टी समय में अगर थीटा एंगल बनाया तो ये थीटा एंगल किसके बराबर होता है, थीटा एंगल ओमेगा टी के बराबर होता है। ये ओमेगा है क्या, एंगुलर वेलोसिटी।
किसकी? कोयल के घूमने की एंगुलर वेलोसिटी है ये। तो थीटा के बदले हम ओमेगा टी यहाँ रख दें, चलो रख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ए एरिया ऑफ द कोयल। अब यहां पर आपने नंबर ऑफ टर्न्स एन ले रखे हैं, इसीलिए यहां पर मैं एन से पहले ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहां पर हमने कोयल के कितने टर्न्स ले रखे हैं? कैपिटल एन। तो मैं टोटल फ्लक्स कैपिटल एन टाइम्स बढ़ जाएगा ना। ये एक सिंगल कोयल के लिए, मतलब कि सिंगल रिंग के लिए मैंने ये लिखा हुआ था, सिंगल टर्न के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, कोस ओमेगा टी, ये मैंने लिख दिया। अब आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? तो लेंस लॉ आपने पढ़ा था ना, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। चलो, लेंस लॉ में यहां पर एन लिखा करते थे ये मान करके कि जो कोयल है ना उसके नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है। तो यहां पर एन का मल्टीप्लीकेशन मैं पहले ही कर चुका हूं, इसलिए यहां पर आवश्यकता नहीं है। ओके, तो यहां पर चेंज कौन हो रहा है? यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फिक्स है, यहां पर एरिया ऑफ द कोयल फिक्स है। चेंज कौन करता है? एंगल ही तो चेंज करता है। तो एन, चलो इसे पूरा लिख लो, माइनस डी बाय डी टी ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ये सब तो जी फिक्स है, इनको बाहर निकाल लो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करो, कितना होता है? साइन ओमेगा टी होता है, लेकिन माइनस लगा करके माइनस साइन ओमेगा टी होता है। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करके यही लिखता हूं मैं नीचे, इज इक्वल टू, ये हम जो लिख रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन बी ए कोस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन साइन ओमेगा टी इंटू टी के साथ कौन मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है? क्योंकि टी के रेफरेंस से ही तो हमने डिफ्रेंशिएशन किया था, तो ये ओमेगा का यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहां पर ऐसे। तो हमारा आंसर क्या आया? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन बी ए इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये जो माइनस, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लीकेशन में हो गया, प्लस बन गया, तो हमारा रिजल्ट आया ये। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना मिला? इतना मिला। अच्छा, अब ये बताओ कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम तब होगा कि जब ये जो वेरिएबल वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम हो जाए। और साइन मैक्सिमम कब होता है? साइन मैक्सिमम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, इस वैल्यू पर होता है। तो एक काम करते हैं कि यहां पर ये वैल्यू को पुट करते हैं, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 है ना मैक्सिमम की कंडीशन में। तो ये जो ई है ना, मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, वो मैक्सिमम बच जाएगा। तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ को आप ई0 लिख दो या ई मैक्स लिख दो, एन बी ए ओमेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका वैल्यू तो ये आ गया। और वो वैल्यू कब आता है? जब ये साइन ओमेगा टी 1 होता है। साइन ओमेगा टी 1 होने का मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होना। और ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड अभी इस डायरेक्शन में अप्लाइड है ऐसे, तो जो एरिया है ना वो एरिया कुछ ऐसे हो जाए, जिससे कि एरिया की डायरेक्शन है ना ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाए। अब एक बात बताओ कि ये जो एन बी ए ओमेगा है, ये जो यहां पर भी देखो आप एन बी ए ओमेगा ये फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? इसके बदले हम लोग ई मैक्स या ई0 लिख सकते हैं। तो लिख डालते हैं ई इज इक्वल टू ई0 साइन ओमेगा टी। तो ये आपका एक फाइनल फॉर्मूला मिला। आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना, या तो ये दो फॉर्मूला याद कर लो और या तो एक सिंगल फॉर्मूला याद कर लो। बेहतर यह है कि ये दो फॉर्मूला याद कर लो। अगर हमको इंड्यूस्ड करंट आई पता करना है तो वो कैसे पता करेंगे? जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ही तो होता है।
पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्म में, इतना मिल रहा है। तो E0/R साइन ओमेगा टी। अब हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो मैक्सिमम करंट है ना वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होता है। तो E0/R के बदले हम क्या वैल्यू रखेंगे, I0 की वैल्यू। तो I इज इक्वल टू, इसके बदले हमें I0 पुट करना है, ये I0 पुट किया साइन ओमेगा टी। तो बच्चों ये एक और फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जहां पर I0 का वैल्यू इतना होता है। और बच्चों अभी तक हमने क्या देखा, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहां पर तो हमें एक साइन फंक्शन भी दिखाई देता है। अब देखो हम यहां पर है ना कुछ अलग अलग केसेस ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 होने का मतलब है ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ओमेगा टी वो थीटा ही तो है, E0 साइन थीटा। अच्छा, तो यहां पर इसका मतलब ये है कि जो टाइम है ना उसका वैल्यू हम 0 लिए लेते हैं। ठीक है, तो 0 टाइम पर अगर हम देखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू हमको मिलेगा E0 साइन 0 इज इक्वल टू 0। मतलब ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही और आपका जो एरिया है ना, एरिया में कोइल का एरिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मतलब कोइल का जो एरिया का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है ना। ये दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से सुन लेना, और चाहो तो अभी एक बार वीडियो को पीछे से रिपीट कर लो। अच्छा, अब दूसरी बात हम कहते हैं कि अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो इसका मतलब ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2 लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री। ओके, अगर ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2 है, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब हुआ ओमेगा क्या होता है 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू π/2। मतलब पाई से पाई गया और t इज इक्वल टू 2 यहां आ जाएगा, t कैपिटल T ऊपर चला जाएगा, कैपिटल T/4। ये कैपिटल T क्या है, ये कैपिटल T है टाइम पीरियड। मतलब कि जो कॉइल है ना उस कॉइल को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए जितना समय लगता है उसी को ही हम लोग ये टाइम पीरियड कहते हैं, जिसे मैंने कैपिटल T के रूप में लिखा हुआ है। तो अगर टाइम पीरियड T/4 हो, है ना, इसका मतलब ये होता है कि थीटा एंगल 90 डिग्री है। इसी का मतलब ये होता है कि ओमेगा टी का वैल्यू π/2 है। तो ऐसी कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें कितना मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू E0 साइन π/2। साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर आया E0। मतलब कि हमको मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलने वाला है। इसकी कंडीशन देख लो, इसकी कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही और जो एरिया है ना वो एरिया अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ चुका है। इसका मतलब एरिया की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो चुकी है, 90 डिग्री बन गया ये। अब बच्चों तीसरी कंडीशन, अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, इसका मतलब ये होता है, थीटा का मतलब क्या है, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई हो। अगर ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई है तो इसका मतलब ये होता है ओमेगा क्या होता है 2π टाइम पीरियड इंटू टी इज इक्वल टू पाई, पाई से पाई कट गया तो टी इज इक्वल टू टी ऊपर गया 2 नीचे है, मतलब टाइम पीरियड बाय 2। टाइम पीरियड बाय 2 समय पर वही रिजल्ट मिलते हैं जो रिजल्ट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर मिलते हैं, मतलब कि ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई पर मिलते हैं। ये तीनों एक ही बात है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी के बदले पाई लिख लो, साइन पाई मतलब कि साइन 180। साइन 180 कितना होता है, साइन 180 तो 0 होता है। जब ये 0 हो गया तो इसने सबको 0 बना दिया, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको 0 मिलने वाला है। ये कैसी स्थिति है, कैसा अरेंजमेंट है, मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस डायरेक्शन में है
और जो एरिया बन रहा है ना, अब देखो यहां पर जो लूप था ना, टॉप व्यू से देखने पर कुछ ऐसा मालूम पड़ता था और एरिया की डायरेक्शन ऐसी मालूम पड़ती थी। उसके बाद में लूप घूमा, 90 डिग्री बन गया एंगल एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का। उसके बाद में लूप और घूमा और घूम करके अब पलट गया। मतलब इस सिचुएशन से अब जो लूप है ना वो पलट चुका है और पलट के एरिया की डायरेक्शन अब ये बना रहा है। तो देखो ये 180 डिग्री का एंगल बन गया ना मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन में। तो ये ऐसी स्थिति है। इफ थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, मतलब कि 270 डिग्री क्या होता है 3π/2, मतलब कि ओमेगा टी इज इक्वल टू 3π/2। इसका मतलब ये है ओमेगा का वैल्यू लिखो, ओमेगा का वैल्यू 2π/t होता है मल्टीप्लाइड बाय टी इज इक्वल टू 3π/2। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 तो नीचे आने वाला है, कैपिटल टी ऊपर जाने वाला है। मतलब कि टी जो है ना वो 3 कैपिटल टी बाई 4 बनने वाला है। तो जब टाइम टी इज इक्वल टू 3 कैपिटल टी बाई 4 हो, कैपिटल टी क्या है ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होता है फिर से बता दूं कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो समय लगता है, कौन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा? अरे ये जो कोयल की बात हो रही है ना, ये कोयल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो समय लेती है उस समय को ही हम कैपिटल टी टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो जब समय 3t/4 हो जाए तो इसी का मतलब ये होता है कि एंगल 270 डिग्री हो गया। इसी का मतलब ये होता है कि एंगल 3π/2 हो गया, मतलब ओमेगा टी का वैल्यू 3π/2 हो गया। अब यहां पर ये कैसी स्थिति है? यहां पर स्थिति ये है कि अब जो हमारी कॉइल थी ना वो देखो शुरू से ये ऐसे अभी 0 डिग्री एंगल पर है कॉइल की डायरेक्शन। अब कॉइल की डायरेक्शन 90 डिग्री पर है, कॉइल की डायरेक्शन अब 180 डिग्री पर है, कॉइल की डायरेक्शन अब 270 डिग्री पर है। ठीक है, और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है। तो यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही और अब जो एरिया है, एरिया कुछ ऐसे हो चुका है, एरिया की डायरेक्शन ये रही। तो ये जो एंगल बना है ना, ये एंगल 270 डिग्री का एंगल है। फिर से बताऊं, देखो ऐसे ये एंगल ये 270 डिग्री का एंगल है, मतलब कि 3π/2 का एंगल है। ठीक है, ऐसी स्थिति में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनेगा? E इज इक्वल टू E0 साइन 270 डिग्री। अब साइन 270 डिग्री कितना होता है? -1 होता है, ये -1 वैल्यू होता है। तो ये आंसर है हमारा -E0। इसका मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम तो है लेकिन इस कंडीशन से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर देख लो, यहां पर एरिया की डायरेक्शन ये बन रही है, यहां पर एरिया की डायरेक्शन ये बन रही है, उल्टी डायरेक्शन बन रही है एरिया की। अब देखो फिफ्थ कंडीशन, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर थीटा 360 डिग्री होता है इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा टी इज इक्वल टू 2π हो चुका है। 360 डिग्री 2π एंगल ही तो होता है। अच्छा, ओमेगा का क्या मतलब होता है? 2π बाई कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू 2π। पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो टी कितना मिला? टी कैपिटल टी। मतलब कि जब टाइम पीरियड के बराबर हो जाए, मतलब कि जो एंगल है वो 360 डिग्री हो जाए, मतलब कि जो ओमेगा टी का वैल्यू है वो 2π हो जाए, तो कैसी स्थिति आती है? तो फिर वापस घूम फिर के ये स्थिति आती है। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो ये रहा और अब जो कॉइल है ना वो घूमती हुई कुछ ऐसे आ चुकी है और कॉइल का एरिया की डायरेक्शन भी यही बन रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? इन दोनों के बीच एंगल देखो ऐसे समझो, ये बी की डायरेक्शन और ये ए की डायरेक्शन। तो ये देखो ये जो एंगल पूरा बना ये तो 2π एंगल या 360 डिग्री एंगल बन गया ना, मतलब कि ये 0 एंगल वापस बन गया दोबारा से, ये परिस्थिति दोबारा से आ गई। तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? E0 साइन 360 डिग्री। साइन 360 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। और कितना होता है?
तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है तो इसका मतलब कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो 0 होगा। अच्छा, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो -I0 होगा, क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जब मैक्सिमम कंडीशन पे है तो इंड्यूस्ड करंट भी तो मैक्सिमम कंडीशन पे होगा। ठीक है, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है तो इंड्यूस्ड करंट कुछ नहीं होगा। यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ईएमएफ 0 है। लो बच्चों, अब हमको जो ये इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का साइनसाइडल ग्राफ हम लोग देखने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखना। अब बच्चों आपको ऊपर देखना है स्क्रीन पर, देखो ध्यान से, वहां पर मैंने एक सिंगल फेज जनरेटर का साइनसाइडल ग्राफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए बना रखा है। तो इस ग्राफ में देखना, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होता है, जब समय टाइम t इज इक्वल टू 0 होता है, तो उस समय जो हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने अभी अभी किया था ना पिछले डेरिवेशन में, अलग अलग केसेस में हमने सोल्व किया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना मिलता है, तो हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना मिला, हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 मिला। ये कब मिला, टाइम t इज इक्वल टू 0 की कंडीशन में। तो ग्राफ में चेक करो, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होता है तब थीटा एंगल 0 होता है और उस समय इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 मिलता है हमको। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन देखो, जब थीटा एंगल 90 डिग्री का है, मतलब कि π/2 एंगल है, तो ऐसी कंडीशन में जो टाइम है ना वो कैपिटल T/4 टाइम पीरियड बाय 4 के बराबर हो चुका है और हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ E0 मतलब कि मैक्सिमम मिला है। अच्छा, जब हमारा टाइम, तीसरा कंडीशन देखो, जब हमारा जो टाइम है ना वो कैपिटल T/2 हो जाता है, उस समय थीटा एंगल 180 डिग्री का हो जाता है, मतलब कि थीटा एंगल पाई के बराबर का हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू 0 मिलता है। अब देखो फिर से, जब थीटा एंगल 270 डिग्री का होता है, मतलब कि 3π/2 का जब थीटा एंगल होता है, उस समय जो टाइम हो रहा होता है ना वो 3 कैपिटल T/4 3 इंटू टाइम पीरियड बाय 4 इतना हो रहा होता है, और उस समय हमको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है वो कितना मिलता है, माइनस ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, मतलब अपोजिट साइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम मिलता है। तो ग्राफ में आप देख सकते हो ना, थीटा एंगल 270 डिग्री या 3π/2 पर देखो मिल रहा है ना। अब देखो, जब थीटा एंगल 360 डिग्री का होता है, इसका मतलब कि थीटा एंगल 2π का होता है, तो उस समय जो टाइम होता है ना वो टाइम पीरियड के बराबर होता है। उस समय हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना मिलता है, 0। तो आप इस ग्राफ में ये भी देख सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू वो पीरियोडिकली पोलैरिटी चेंज करता है और टाइम के साथ में कंटिन्यूअसली वेरी करता है। ठीक है, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देखो, मैंने आपको टॉप व्यू ऑफ 3 फेज जनरेटर बता रखा है। यहां पर आपको एक ग्राफ भी बता रखा है राइट साइड में ऊपर की तरफ। तो करते क्या है कि ये जो जनरेटर है 3 फेज जनरेटर, इसमें हम एक कोर ले लेते हैं। ये कोर मान लो कि हमने सॉफ्ट आयरन पीस की कोर ले ली। आप एक कोयल को लपेटिए, उसके बाद में आप दूसरी कोयल को लपेटिए, उसके बाद आप तीसरी कोयल को लपेटिए। जब आप टॉप व्यू से देखोगे तो आपको राइट साइड में बॉटम में जो फिगर बता रखी है आपको कुछ वैसा दिखाई देगा। यहाँ पर फायदा यह है कि हम एक मैकेनिकल शाफ्ट से ही इन तीनों कोइल्स को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रोटेट कर देते हैं। और आप राइट साइड के टॉप में देखो, यहाँ पर मैंने 3 फेज जनरेटर का साइनसाइडल ग्राफ बता रखा है। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ तीनों अलग अलग कोइल्स के लिए किस तरीके से टाइम के साथ अलग अलग बन रहे हैं वो आप देख सकते हैं। स्क्रीन की राइट साइड पर देखो, आपको मैंने सैंपल बता रखा है मेरे द्वारा मैन्युफैक्चर्ड नोट्स का। जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हैं वे इस नोट्स को ओपन करके बैठते हैं जब मेरे वीडियो लेक्चर सुनते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं। ये जो नोट्स हैं आप मंगवा सकते हैं और आपको फ़ोन कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको मैसेज कर देना है। और जो मोबाइल नंबर है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में बता रखा है।